हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का जो भूगोल वाला पोर्शन है उसका अध्याय 2 है। पहला वाला हमने पढ़ा दिया था। दूसरा वाला अध्याय है उसका वन एवं वन्य जीव संसाधन। उसके जो है हम चारों पोर्शन पूरे करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो दूसरा वाला अध्याय है उसका वन एवं वन्य जीव संसाधन। अब हम वन संसाधन के बारे में जानेंगे कि वन संसाधन है क्या। वन को तो सभी जानते हैं। जब वन की बात आती है तो हमें हमारे दिमाग में आ जाता है वन, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां और जो है बहुत बड़ी मात्रा में घनी मात्रा में पाई जाती हैं, वो वन क्षेत्र कहलाता है। वन पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा होता है जो पृथ्वी को ढके हुए होता है। उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, तो बहुत सारे जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे होते हैं। वो सारा क्षेत्र जो वनस्पतियों, झाड़ियों, वृक्षों से ढका हुआ होता है, ये संसाधन क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाता है? वन क्षेत्र कहलाता है। और ये सभी क्या होते हैं जो उसके अंदर वन और वनस्पतियां, पेड़ पौधे छोटे बड़े सब पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वन संसाधन पाए जाते हैं। उसमें अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। चीड़ का होता है, साल का होता है, देवदार का होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं। वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? वन संसाधन कहलाता है। अब जो है ये वन संसाधन क्या काम करता है? ये जो है पृथ्वी का, जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो है उसको जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बदले में हमें क्या देता है? ऑक्सीजन का एक बहुत ही बड़ी मात्रा हमारे पृथ्वी के लिए प्रदान करता है, जिससे पृथ्वी पर एक संतुलन बना रहता है। ये सब जो है वन संसाधन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। जो उसमें जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं वो आपस में जो है प्रकाश संश्लेषण की सूरज के माध्यम से क्रिया करते हैं, जिससे जो है हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। वन्य जीव क्या है? ये तो हो गया वन संसाधन। उसमें जो है वन्य जीव क्या होता है? वन्य जीव क्या होता है? वे जानवर, वन के वे जानवर जो पालतू नहीं होते हैं, जो उसी क्षेत्र में रहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से उस क्षेत्र में रहते हैं, वो सभी वन्य जीव कहलाते हैं। उनको हम पालतू नहीं बना सकते, वो वन क्षेत्र के अंतर्गत ही रहते हैं, वो सारे वन जीव कहलाते हैं। उनमें जैसे क्या होता है? बाघ होता है, हाथी है, हिरन है, नीलगाय है, और भी बहुत सारे होते हैं, जो लोमड़ी है, लंगूर है, और जो भी वनों में बहुत सारे जो जानवर पाए जाते हैं वो सब वन्य जीव कहलाते हैं। वो जो है वहीं पर अपना उनका आवास होता है। अब वनों और वन्य जीवों का महत्व क्या होता है? ये तो हमने वन संसाधन को बताया आपको कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पृथ्वी को, वनों का, पेड़ पौधों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वनस्पतियों का बहुत बड़ा हिस्सा जो पृथ्वी को ढके हुए हैं, वो वन क्षेत्र कहलाता है, वन संसाधन कहलाते हैं। और उसके अंतर्गत जो वन्य जीव रहते हैं, जिन्हें जो है पालतू नहीं बनाया जा सकता, जिनका आवासीय क्षेत्र उसी के अंतर्गत होता है, वो सब वन्य जीव कहलाते हैं। उसके बाद इनका महत्व क्या होता है? वनों और वन्य जीवों का महत्व क्या होता है? हम जो है इनको तुलनात्मक रूप में इसका अध्ययन करेंगे। जैसे वन क्या करते हैं? वन का काम क्या होता है? वन का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पृथ्वी पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है मनुष्य के माध्यम से, और जो जितनी भी जो यातायात के वाहन है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसके माध्यम से जितना भी वन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उसकी जो है उसको जो है वो अवशोषित करता है और उसके बदले में क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, O2 देता है, CO2 लेता है और O2 देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन चलता रहता है। दूसरा क्या है? वन्य जीव क्या करते हैं? उनका काम क्या होता है? वन जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको संतुलित करना। वो जो है आपस में ऐसी क्रिया करते हैं, ऐसे जो उनका एक चक्र होता है, जिसके माध्यम से जो है इकोसिस्टम हमारा संतुलित रहता है। और वनों का दूसरा काम क्या होता है? वन जो होते हैं वर्षा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जो जितने भी वन पाए जाते हैं पृथ्वी पर, जहां जहां जिस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, वहां पर वर्षा का जो औसत वर्षा होती है वो अच्छे से होती है, और जिस क्षेत्र में वनों का जो है क्षेत्र कम होता है, वहां पर वर्षा कम पाई जाती है। इसलिए जिस क्षेत्र में वन वगैरह होते हैं वहां पर वो वन क्या करते हैं? अपनी तरफ को वर्षा को आकर्षित करते हैं, जैव विविधता बनाए रखते हैं। और जो वन्य जीव क्या करते हैं? वो जो है उस क्षेत्र में, जो वन का क्षेत्र है, वन संसाधन का क्षेत्र है, वहां पर जैव विविधता बनाए रखते हैं।
और वन जो है, वन जहां जिस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं वहां पर मिट्टी का कटाव नहीं होता, भूक्षरण की समस्या वहां पर नहीं होती। जो वन है वो मिट्टी को जो है संरक्षित करके रखता है और खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो वन्य जीव है वो क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला जो बनी हुई है, यानी कि जो घास खाने वाले जानवर हैं उन्हें मांसाहारी खाते हैं, और जब वो मांसाहारी मर जाते हैं तो उन्हें जो है फिर पृथ्वी के अंदर दफनाया जाता है। इस तरीके से जो एक चक्र है वो चलता रहता है, वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। वनों का जो है एक बहुत ही व्यापार के माध्यम से और उससे भी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमें जो जड़ी बूटियां बहुत सारी प्रदान करते हैं। वनों में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जिनसे जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं, उनसे जो है एक तो दवाइयां वगैरह बनाई जाती हैं और उससे एक जो है पैसा भी मिलता है। दूसरा क्या है, लकड़ी और रबड़ का स्रोत अच्छा होते हैं। जो वन होते हैं वहां पर लकड़ी, जो सूखी लकड़ी वगैरह होती है वो अच्छी मात्रा में मिल जाती है, और रबर उत्पादन में भी जो है वनों का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। तीसरा क्या है, रोजगार और संसाधन, यानी कि जो वन का क्षेत्र होता है उसमें रोजगार भी बहुत सारे उपलब्ध होते हैं और उस क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन भी नए नए बन जाते हैं। उसके अलावा औद्योगिक व वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। औषधीय और वैज्ञानिक महत्व भी उस क्षेत्र का बहुत ज्यादा होता है, जो वन क्षेत्र होता है, वन संसाधन क्षेत्र होता है। और जो वन्य अभ्यारण्य होता है उसमें क्या होता है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उन्होंने क्या किया, उससे जो है वन्य अभ्यारण्य बना दिया। उसके बाद जो उसमें पर्यटक जो है उस क्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं, जिससे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और वहां पर बड़े बड़े शोध भी किए जाते हैं। उस क्षेत्र में नए नए शोध किए जाते हैं। तो ये जो है वनों और वन्य जीवों का महत्व होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा वनों और वन्य जीवों को जो खतरा हो रहा है आजकल, उसके बारे में जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वनों और वन्य जीवों को होने वाला जो खतरा है, उसको किस तरीके से खतरा हो रहा है। जो हमारे बहुत सारे वन हैं और उसमें जो रहने वाले जानवर हैं, उन्हें जो है पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा जो है खतरा है इस समय। तो वो किस चीज से खतरा होता है, अवैध कटाई से। यानी कि वनों में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में अवैध कटाई की जा रही है। जो औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए, शहरीकरण करने के लिए जो जमीन की आवश्यकता हो रही है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर वनों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है, जिसपे जो है गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारा जो है उस पर जो बैन भी लगा रखा है। जो हमारी वन नीति है 1988 वाली, उसमें जो है ये इन सारी चीजों पर बैन लगाया है कि आप जो है वन क्षेत्र का अवैध रूप से कटाई नहीं कर सकते। हमारी पृथ्वी का लगभग 21.73% जो है वन क्षेत्र है। जो हमारी पृथ्वी का टोटल जो स्थलीय क्षेत्र है उसका 21.75% जो है हमारे यहाँ वन क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन हमें जो है जो आवश्यकता है, जो पृथ्वी को संतुलित रूप प्रदान करने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए जो आवश्यकता है, वो 33% जो क्षेत्र है पृथ्वी का 100 में से 33% क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, जो धीरे धीरे और भी जो है उसमें कमी आ रही है। गवर्नमेंट इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि जो वन क्षेत्र है वो बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए। उसमें जो है वन क्षेत्र को जो है नए पेड़ पौधे लगाए जाए, नया वन क्षेत्र बनाया जाए, जिससे जो है पृथ्वी का जो है संतुलन बना रहे, पृथ्वी पर कोई समस्या ना आए। दूसरा क्या है, शिकार और तस्करी। जो वन क्षेत्र होता है उसमें अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि शिकार किया जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में शिकार किया, हाथी का शिकार किया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। जो हाथी के दांत होते हैं उनकी तस्करी की जाती है। लकड़ी, जो अच्छी महंगी लकड़ी होती है, जैसे चंदन की लकड़ी है, साल की लकड़ी है, सागौन की लकड़ी है, उनका क्या होता है, उनको जो है चोरी से काटा जाता है और उनकी जो है तस्करी की समस्या भी एक बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन फिर भी जो है जो तस्कर होते हैं वो उसको जो है नए नए तरीके जो है से अपना करके जो है उसका जो है अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जो आई थी पुष्पा में क्या दिखाया गया, यही दिखाया गया कि जो चंदन की लकड़ी है उसमें जो है तस्करी किस तरीके से चंदन की लकड़ी की जाती है। गवर्नमेंट उसे रोकती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े तस्कर होते हैं वो अवैध तरीके से उसका कटान करते हैं। जो जितनी भी महंगी लकड़ियां होती हैं, जो वन क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण, जब जैसे जैसे हम जो है उद्योग नए नए उद्योग डेवलप करेंगे,
उससे जो है प्रदूषण भी पैदा होगा और उद्योगों से जो है जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए और जो है उस क्षेत्र में जो है हमें जो है बड़े स्तर पर हम जो है कटान वगैरह करते हैं, उससे एक समस्या उत्पन्न होती है। शहरीकरण में भी यही होता है कि शहरीकरण करने के लिए क्या होता है, हमें नई जमीन की आवश्यकता होती है, नई नई फर्नीचर की लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो हम जो है वनों का अवैध रूप से कटान करते हैं। कृषि के लिए भूमि की जरूरत धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ होने वाली है, 150 करोड़ जनसंख्या के लिए रहने के लिए भी जगह चाहिए। तो जब रहने के लिए जगह चाहिए तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता है। मतलब जो पहले कृषि योग्य भूमि थी वो तो हमने यूज कर ली रहने के लिए, अब जो है हमें जरूरत पड़ी कृषि के कार्य के लिए, क्योंकि कृषि कार्य अगर नहीं होंगे तो हमें खाने के लिए जो वस्तुएं, खाने की खाद्य पदार्थ है वो कहाँ से मिल पाएंगे, हमारे जो पशु हैं उनके लिए चारा कहाँ से मिल पाएगा। उसके लिए हमें कृषि की आवश्यकता, कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नई जमीन तलाश रहे हैं और जो पुराने वन है उनका कटान किया जा रहा है, जिससे ये समस्या बड़े स्तर पैदा हो रही है। दूसरा क्या है, प्रदूषण। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है वनों के लिए, वन क्षेत्र और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण। प्रदूषण से क्या हो रहा है, जो वन है, जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, उन्हें जो है बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे वनों के आसपास क्या बना दिया गया, बहुत सारे बड़े बड़े रोड बना दिए गए हैं, उस क्षेत्र में मनुष्य का आवागमन हो गया है। जब मनुष्य का वन क्षेत्र में आवागमन होगा तो उनका जो आवासीय क्षेत्र है, जो उन्हें एक अनुकूल दशा चाहिए उस क्षेत्र में रहने के लिए, उससे जो है वो प्रभावित हो रहे हैं और वो डिस्टर्ब होकर इधर उधर भागते हैं, मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। आप आए दिन सुनते रहते हैं कि यहाँ बाघ आ गया, यहाँ पे जो है ये जीव आ गया है, तो उससे जो है ये समस्या पैदा हो रही है प्रदूषण से, मतलब ध्वनि प्रदूषण से भी ये समस्या पैदा हो रही है। तो ये जो अवैध, जो भी जितने भी वन और जो वन्य जीवों को जो भी खतरे हो रहे हैं, इन पे जो है गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रही है, लेकिन हमें भी जितने भी भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं उन्हें भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और इस पे जो है कंट्रोल करना चाहिए। अगला क्या है हमारा, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय। ये तो हमने जाना कि खतरे क्या होते हैं इसके, ये तो टॉपिक हो गए खतरे के। अवैध कटाई, शिकार और जो औद्योगिकरण, शहरीकरण और जो है कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता, प्रदूषण, ये सब जो है उसके लिए जो वन्य और वन्य जीवों के लिए जो खतरा है, जो उसके लिए, ये तो उसके पॉइंट हो गए। दूसरा क्या है, हमें जो उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। उससे बचने के लिए सबसे जरूरी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान बनाने चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, जो राष्ट्रीय उद्यान, अगर नेशनल पार्क बनाएंगे, जो वन्य क्षेत्र है, हमने एक जो है नेशनल पार्क बना दिया, उस वहां पर क्या होगा, उस क्षेत्र में मनुष्य का आवागमन बंद हो जाएगा, उस क्षेत्र में मनुष्य ना ही कटान कर सकता है ना ही उस क्षेत्र में जा सकता है। ऐसे है भी कई सारे हैं, जैसे सबसे पहले 1936 में बनाया गया था जिम कॉर्बेट पार्क, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट पार्क, जो उत्तराखंड में है। आप जाएंगे रामनगर के पास पड़ता है। अब उस क्षेत्र में जाएंगे आप तो वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, आप जाएंगे उसमें घूमने के लिए, तो उसमें उसके अंदर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करती, आपका फोन भी वहां पर नहीं चलता है और वो पूरा जो है मनुष्य रहित क्षेत्र होता है। वहां पर मनुष्य बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं जा सकता, ना ही आप वहां पर खाने का सामान लेके जा सकते हैं, ना ही ना वहां पर कोई अपनी दैनिक क्रिया कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए पूरी तरीके से पूर्ण प्रतिबंध है। वो केवल राष्ट्रीय उद्यान वन और वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है। तो ऐसा जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है और जो है मध्य प्रदेश में है, कान्हा नेशनल पार्क है। और उसके अलावा क्या है, वन्य जीव अभयारण्य, वनों के लिए ये तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एक क्षेत्र होता है वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, उसमें जो है जितने भी जो जीव, हमारे जैसे कोई स्पेशल कोई ऐसा जीव है, ऐसा जानवर है जो लुप्त हो रहा है, तो उसके लिए हमने वन्य जीव अभयारण्य एक क्षेत्र बना दिया कि उसके अंदर वो वाले उसी प्रजाति के बहुत सारे जीव पाए जाएंगे और बहुत सारे जानवर पाए जाएंगे और उसमें जो है मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे रणथंभौर है, सरिस्का है। रणथंभौर जो है कहां पर है, रणथंभौर है उसमें क्या बोलते हैं, रणथंभौर पाया जाता है शायद महाराष्ट्र में है रणथंभौर, और सरिस्का भी एक पाया जाता है। उसके अलावा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, जिससे जो है लगभग इस समय भारत में जो है लगभग ऐसे जो रिजर्व में बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। बायोस्फीयर राष्ट्रीय उद्यान तो लगभग 100 है भारत में, और वन्य जीव अभयारण्य लगभग 500 भारत में बनाए गए हैं इस समय। और गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे और भी क्षेत्रों को चिन्हित करके उन्हें जो है
बना रही है। उसके अलावा क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन में क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं, वन जो हमारा वन क्षेत्र है उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें जो है हम जो अपने जो है एक उनकी भागीदारी लेंगे और उनका जो है सहयोग लेकर हम उस क्षेत्र को जो है पूरी तरीके से संरक्षित करेंगे। ये जो है ये 1988 की जो वन नीति बनाई गई थी उसमें जो है ये संयुक्त वन प्रबंधन का जो टॉपिक है ये उसमें जोड़ा गया था कि आप जो है जो उस क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसे उसमें भागीदार करेंगे। उसके अलावा क्या है, जन भागीदारी एवं जागरूकता। हमें जो है लोगों को जागरूक करना है। गवर्नमेंट लोगों को जागरूक करेगी, हमें खुद जागरूक होंगे जब हम पढ़ेंगे, जो हम जो है अगर हमें पता होगा कि वन हमारे लिए कितने जरूरी है, वन्य जीव उसके अंदर जो पाए जाते हैं वो हमारे लिए कितने जरूरी है, उनके अंदर जो खाद्य श्रृंखला है वो पर्यावरण संतुलन के लिए कितनी जरूरी है, पारिस्थितिकी के लिए कितनी जरूरी है, तो हम उस पर जो है ध्यान देंगे और हम जो है अवैध जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी अवैध कटान हो रहा है और भी जो समस्याएं आ रही हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो मनुष्य जब तक जागरूक नहीं होगा तो वो पृथ्वी का उद्धार नहीं कर सकता। पृथ्वी को जो है चलाने के लिए आगे कुछ आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हमें जो है जो जितने भी मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं उन्हें जो है जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम पृथ्वी को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उसके अलावा क्या है, भारत में प्रमुख जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं, जैसे सुंदरवन है, सुंदरवन पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। वहां पर जो डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र क्या होता है, जो नदियां अपने साथ मिट्टी बहा कर ले आती हैं वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। उस क्षेत्र में क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है और उस क्षेत्र में वो वन बहुत प्राचीन समय से है, इसलिए उसको कहा जाता है सुंदरवन कहा जाता है, जो पश्चिमी बंगाल में है। उसके बाद है नीलगिरी। नीलगिरी जो है 3 राज्यों में पाया जाता है। नीलगिरी पाया जाता है साउथ में पाया जाता है, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु, इन तीनों क्षेत्रों में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, जो भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व में प्रमुख है। अगला है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में पाया जाता है। ये नंदा देवी उत्तराखंड में है और जो है जिम कॉर्बेट पार्क भी उत्तराखंड में है। ये दोनों उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश जो है भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि उसके टोटल क्षेत्र का लगभग जो वन क्षेत्र है उसका 75% जो है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है। जो वन क्षेत्र है उसका 75% वन क्षेत्र वहां पर पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश जो है वन क्षेत्र में सबसे अधिक, पूरे भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब जो है कुछ जो कानून वगैरह बनाए गए हैं वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए। सबसे पहले बनाया गया था 1950 में वन आयोग बनाया गया था 1950 में। उसके बाद उसमें जो है बदलाव किया गया 1965 में। अब उस 1950 के वन आयोग के आधार पर ही 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव भारत में मनाया जाता है। उसके बाद 1972 में हुआ वन जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वनों का जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1972 में। उसके अंतर्गत जो व्यक्ति अगर वनों में संरक्षित जो वो होते हैं जीव होते हैं उन्हें अगर नुकसान पहुंचाता है, उन्हें अगर हानि पहुंचाता है और वो अगर पकड़ा जाता है इस तरह के कृत्यों में, तो उस पर जो है बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। अगला है वन संरक्षण अधिनियम, यह है 1980 में बनाया गया वन संरक्षण अधिनियम, यानी कि वनों के अंदर जो भी जितने भी वृक्ष हैं, चाहे वो चंदन का वृक्ष हो, चाहे वो सागौन का वृक्ष हो और चाहे वो महोवा का वृक्ष हो, जो भी ऐसे वृक्ष हैं जिनके कटान पर पाबंदी है, अगर आप वो व्यक्ति जो अवैध कटान कर रहे हैं वो अगर कटान करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा क्या बनाया गया, उसके अलावा बनाया गया 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे देश में क्या हुआ था, धीरे धीरे टाइगर खत्म हो रहे थे, तो उसमें जो है 1973 में एक कानून बनाया गया। उसमें टाइगर प्रोजेक्ट के लिए जो है एक मंजूरी दी गई और उसमें जो है टाइगर को जो है संरक्षित करने के लिए उसमें जो है 1973 से ये नियम लागू किया गया। अब हमारे देश में जो है टाइगरों की संख्या बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ गई है। और उसके अलावा क्या बनाया गया, उसके अलावा वन आयोग बनाया गया 1965 में वन आयोग बनाया गया। अब जो हमारे भारत का जो टोटल स्थलीय क्षेत्र है उसका 21.7% जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र पाया जाता है। वनों को हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में वनों के कटाव के लिए
एक आंदोलन चलाया गया, उसे कहा जाता है चिपको आंदोलन। वहां पर जो मतलब जो हिमालय का क्षेत्र है जहां पर वन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर एक जो है जो बहुत बड़ी मात्रा में कटान हो रहा था, उसमें जो है सुंदरलाल बहुगुणा उन्होंने जो है क्या किया है कि एक आंदोलन जारी किया उन्होंने, चिपको आंदोलन उसे कहा जाता है, जो भारत के प्रमुख आंदोलनों में प्रमुख स्थान रखता है। उसके अलावा 2006 में बनाई गई पर्यावरण नीति और 2014 में बनाया गया ग्रीन इंडिया मिशन। 2014 से जो है ग्रीन इंडिया मिशन चल रहा है। टोटल हमारी जो पृथ्वी है और जो हमारे पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, उनको सभी को इसकी आवश्यकता है कि हम जो है वनों का और उसमें रहने वाले वन्य जीव, अब जो वन्य जीव है उनका अच्छे तरीके से संरक्षण करें, उन्हें संरक्षित करें। अगर हमने संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर वन हम बड़ी मात्रा में काटते चले जाएंगे अपने फायदे के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत बड़े स्तर पर जो है क्या होगा, नई नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी और पैदा हो भी रही हैं। जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जब पृथ्वी पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या समस्या पैदा होगी। अगर हम एक कमरे में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दें तो उनसे क्या होगा, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा और उस जो रूम का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। अगर रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। इसी तरीके से पृथ्वी भी हमारा एक बड़ा सा घर है, कमरा है। अगर हम उस पर बड़ी मात्रा में हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल, इसीलिए धीरे धीरे पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, पहले से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में जो है काफी मदद मिल रही है। तो उसमें क्या होगा कि अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी और हम जो है अपने वनों को संरक्षित करेंगे, प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उन्हें संरक्षित करेंगे, तो हमारी पृथ्वी पर जो है जो समस्याएं पैदा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या पैदा हो रही है, धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। उससे क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जो पृथ्वी की जो जितनी भी सतत बहानी नदियां हैं जिनमें हमेशा पानी बहता रहता है, कहां से आता है, ग्लेशियर से आता है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है तो उन ग्लेशियरों में पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि वो खारा जो साफ पानी है, ताजा पानी है, वो बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, वो बड़ी मात्रा में ताजा पानी बहता हुआ नदियों में आ रहा है, नदियों से कहां जा रहा है, सीधा समुद्र में जा रहा है। अब समुद्र का भी जो एक क्षेत्र है वो जो है एक संतुलित मात्रा में क्या होता है, उसमें खारा पानी पाया जाता है। अब अगर बड़ी मात्रा में उसमें ताजा पानी आके मिल जाएगा तो वो खारापन कम हो जाएगा और उसके अंदर जो जितनी भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उसके अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, बड़े बड़े जीव हैं, वो उस क्षेत्र में रहने के लिए जो अनुकूल दशा चाहिए, उन्हें खारा पानी चाहिए, वो धीरे धीरे अगर खारा पानी कम हो जाएगा तो उनके भी जीवन पर संकट आएगा और इससे बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। आने वाले समय में अगर लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, अगर वनों का कटाव चलता रहा, नए पेड़ पौधे नहीं लगाए गए, वनों को कटने से नहीं रोका गया, वन्य जीवों को संरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाला जो समय है वो और भी परेशानी भरा होगा। क्योंकि आने वाला, अभी आपने देखा इस साल में भी कितनी सारी समस्याएं हुई, जगह जगह बादल फटने लगे हैं, कितनी बड़ी समस्या, बाढ़ आने लगी है, रेगिस्तान क्षेत्र में बारिश हो रही है, बेमौसम मौसम खराब हो जाता है। ये सारी समस्याएं क्या है, ये पृथ्वी का जो पृथ्वी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। पृथ्वी पर जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा जो ये टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये इसीलिए आपके कोर्स में डाला जाता है, ऐसे टॉपिक इसीलिए डाले जाते हैं कि बच्चों को इस चीज का पता लगे। वो आने वाले समय में जो बच्चे आगे बढ़े हैं वो अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को, अपने आप को, अपने से जुड़े हुए लोगों को जागरूक करें। जब लोग जागरूक होंगे, ये बच्चे आगे बढ़ के जाएंगे तो ये ऐसे क्षेत्रों में काम करेंगे जिससे हमारी पृथ्वी पर जीवन बच जाएगा। धन्यवाद। इसलिए आपका जो टॉपिक है, 2 टॉपिक जो है कवर हो गए 10th क्लास के। अब इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, जैसे कि अगर हम 1 नंबर के क्वेश्चन, अगर हम बहुविकल्प की बात करें तो वो पूछ सकता है कि आप वन्य संसाधन एवं वन्य जीव संसाधन क्या होते हैं, वन संसाधन क्या होता है, वन्य जीव संसाधन क्या होते हैं, उनको बताइए, उनका महत्व बताइए। वो मैंने आपको बताया था। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वन और वन्य जीवों को होने वाले खतरों के बारे में बताइए एवं उनका निवारण कीजिए। यानी कि ये भी पूछ सकता है वो कि जो है उनको क्या क्या खतरा हो रहा है, उनका निवारण क्या
किया जा सकता है, ये भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा वो क्या पूछ सकता है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व आप वहां पाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया जो मेन है। और जो हमारे वन और वन्य जीव अभयारण्य से जो संबंधित जितने भी आयोग बनाए गए हैं, जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं, जो भी महत्वपूर्ण जो उसमें अधिनियम है वो मैंने आपको बताए हैं। जैसे वन आयोग 1965 है, वन संरक्षण जो वन नीति है वो 1988 में बनाई गई थी, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, वन संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया है वो 1980 में बनाया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है 1973 में बनाया गया है, और जो एलिफेंट प्रोजेक्ट बनाया गया था वो 1992 में बनाया गया था। और हमारी पृथ्वी को कितना क्षेत्र, हमारी पृथ्वी को टोटल चाहिए जो वन से संरक्षित होना चाहिए वो 33% है। वर्तमान समय में कितना है, 21.7% है। और जो हमारे देश की जो हमारे मतलब देश में जो सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये सारी चीजें अगर आप इसे आप सही तरीके से समझेंगे, जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से इसको समझ में आएगी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। चारों जो भी टॉपिक है आपके उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।